आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय के सर के द्वारा ये कराया जा रहा है। और यह जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो एनटीए यूजी नेट के लिए है। साइकोलॉजी में जो नेट का जो सिलेबस होता है उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं। तो उस बहुत सारे चैप्टर में से आपका सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो। पर अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में साइकोलॉजी इंक्लूड है, चाहे आप इंटर के हों, ग्रेजुएशन के हो, एमए के हों, पीएचडी के हों, ठीक है, या सेट गेट का तैयारी करते हैं, तो अगर उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट इंक्लूड है तो हमारा चैनल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ परसेप्शन। आज का टॉपिक क्या है? साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ परसेप्शन, यानी प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम के बारे में आज चर्चा किया गया है। ठीक है, प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम। प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम में सभी तरह के प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुभूतियों की व्याख्या जो होती है वो न्यूरोदैहिक प्रक्रम के रूप में की जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यक्षण का जो दैहिक उपागम है वो क्या होता है। तो प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम में, यानी इस उपागम में सभी तरह के प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुभूति, जितने भी तरह के प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुभूति जो होती है उसकी जो व्याख्या होती है वो किस रूप में होती है? तो न्यूरोदैहिक प्रक्रम के रूप में, यानी न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के रूप में होती है। क्लियर? अब सवाल होता है कि न्यूरोदैहिक जो प्रक्रम होती है, क्या होती है? न्यूरोदैहिक जो प्रक्रम होती है वो किसे कहते हैं? न्यूरोदैहिक मतलब ये प्रक्रम क्या होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है न्यूरोदैहिक प्रक्रम में, आप ध्यान दीजिएगा। कोई उद्दीपक दैट मीन्स स्टिमुलस होता है। ठीक है, जो कोई उद्दीपक है उससे क्या होता है? उद्दीपक को देखा कोई व्यक्ति, कौन देखा? कोई व्यक्ति देखा, तो उसकी ज्ञानेंद्रियां क्या हो जाती है? प्रभावित। दैट मीन्स सेंस ऑर्गन्स, आँख, कान, नाक, मुंह, और उद्दीपक कोई वस्तु हो गया। यानी जब कोई वस्तु को, उद्दीपक को जब कोई व्यक्ति देखता है तो उसके ज्ञानेंद्रिया में, या सुनता है तो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो प्रभावित हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रभावित होने के कारण ही तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, नर्व इंपल्स उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। जो मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र में पहुंच जाता है। और वह कहाँ पहुंच जाता है? यानी जब कोई उद्दीपक व्यक्ति उसे देखता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित हो जाती है। जब प्रभावित हो जाती है तो तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाता है। वह तंत्रिका आवेग मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र में क्या हो जाता है? पहुंच जाता है, रीच हो जाता है। क्या हो जाता है? रीच, यानी पहुंचना। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्रत्यक्षण होता है। यही न्यूरोदैहिक प्रक्रम है। ये न्यूरोदैहिक प्रक्रम है, यानी कोई वस्तु को देखता है कोई व्यक्ति तो उसके ज्ञानेंद्रिया में ज्ञानेंद्रिया प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र में पहुंचता है तंत्रिका आवेग। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को क्या हो जाता है? प्रत्यक्षण हो जाता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए, न्यूरोदैहिक से लेकर मस्तिष्क में होने वाले प्रक्रिया को, यानी न्यूरोदैहिक
यानी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब जो होता है, त्वचा जो होता है, इससे लेकर और मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया को, यानी टोटल प्रक्रिया को न्यूरोदेहिक प्रक्रम कहा जाता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि न्यूरोदेहिक प्रक्रम किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ही, मेरे समझ में तो इम्पोर्टेंट है पूरा। यानी न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो होता है उसे किसे कहते हैं, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां से लेकर मस्तिष्क तक होने वाले प्रक्रिया को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, न्यूरोफिजियोलॉजिकल। आगे बढ़े, आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद जो दैहिक उपागम है, कौन उपागम, दैहिक, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल जो अप्रोच है, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है, अप्रोच बोले, थ्योरी बोले, दैहिक को फिजियोलॉजिकल अप्रोच कि जो अभिरुचि है, अभी को हटा दीजिए, आप समझिए रुचि है, जो रुचि है वह रुचि किस किस में है, दैहिक उपागम का रुचि है तो क्या क्या चीज करने में रुचि है उसको, तो प्रतिक्षण किस प्रकार से होता है ना, इस बात पे इसको रुचि है दैहिक उपागम में, कि प्रतिक्षण किस प्रकार से होता है। इसके बाद उसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाए, ये भी दैहिक उपागम, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल अप्रोच में इसका भी क्या हो जाता है, उसकी व्याख्या के लिए ये रुचि है, इसका मतलब ये रुचि दिखलाता है इसकी व्याख्या में। प्रतिक्षण में जो अंतर क्रियाएं होती है, इंटरेक्शन जो होता है प्रतिक्षण में, परसेप्शन में, उनके आधार क्या है, क्यों होता है, क्या आधार है उसका होने का, तो ये भी इसमें देखा जाता है, ठीक है। एक और है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता किस प्रकार से होती है, कौन स्थिरता, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता, इसके बारे में हम चर्चा थोड़ा करेंगे, आप निफिक्र रहे, टेंशन नहीं। तो सबसे पहले परसेप्शन किस प्रकार से होता है, फर्स्ट नंबर में उसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से की जाए। प्रतिक्षण में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, अंतःक्रियाएं जो होती है उनका आधार क्या है, बेस क्या है उनका, और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जो होती है यानी परकैप्चुअल कॉन्स्टेंसी किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी इसकी रुचि है। तो ये सब रुचि जो बताया गया था ये हेब के द्वारा 1949 में, किसके द्वारा बताया गया, हेब के द्वारा, वो भी 1949 में, सबसे नीचे में आप देख सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि दैहिक उपागम की रुचि जो है यानी अभिरुचि किस किस में है, तो प्रतिक्षण किस प्रकार से होता है, उसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाए, उसमें जो अंतःक्रियाएं होती है उनका आधार क्या है, और अंतिम प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता किस प्रकार से होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है कि हेब जो था, कौन हेब, 1949 में, किसने, कब, 1949 में यानी हेब ने एक विशेष दिशा निर्देश, ठीक है, जिसमें हेब का महत्व है, क्या है, महत्व है। इनके अनुसार से क्या कहा गया, डायरेक्ट बात को समझिएगा आप लोग, इनके अनुसार से कहा गया कि प्रतिक्षण जो होता है, क्या होता है, प्रतिक्षण जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो अर्जित होता है। हैब ने कहा था कि प्रतिक्षण जो हम लोग करते हैं उसमें जैसे 100% होता है ना टोटल, तो 100 में से 90% क्या होता है, वो लर्निंग के द्वारा होता है, सीखने के द्वारा होता है। कौन बोल रहा था, हैब बोल रहे थे कि जो परसेप्शन होता है, ठीक है, जो हम लोग प्रतिक्षण करते हैं उसमें जो दिशा निर्देश होता है, ठीक है, उसमें 90% सीखा हुआ रहता है और 10% जो है जन्मजात, यानी इनेंट बोले या इनबर्न बोले, यानी जन्मजात होता है। मूल मतलब क्या, बच्चे से सीखल है, उस ओथी नहीं किया, एक्वायर्ड नहीं किया, उसको प्राप्त नहीं किया, अचीव नहीं किया उसको, ठीक है। इसके बाद कहता है अनुसंधान, दैट मीन्स कंडीशनिंग के सामान्य प्रतिपादन किया। यहाँ पे ये कहने चाह रहा था
हेम महोदय ने, यानी हेम महोदय का जो प्रयोग था, हेम ने जो 1949 में जो प्रयोग किए थे उन्होंने, वो किसके समान, वो जो नियम बनाए थे वो किसके समान का नियम था? तो अनुबंधन यानी कंडीशनिंग का जो नियम होता है, ठीक है, उसी नियम के तरह एक नियम का इन्होंने प्रतिपादन किया हेम महोदय ने 1949 में, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिक्षण किस तरह से होता है, यानी जो परसेप्शन होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में पूछा गया है। क्लियर? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विशेष क्षेत्र की कोशिका, किसका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विशेष तरह की जो क्या हो जाती है, जो कोशिका होती है, उसी के उत्तेजित होने की प्रक्रिया से प्रतिक्षण निर्भर होता है। फिर से समझिएगा आप लोग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विशेष क्षेत्र की कोशिका के उत्तेजित होने की प्रक्रिया से प्रतिक्षण निर्भर होता है, ठीक है। जब तक उस विशेष कोशिका में उत्तेजित नहीं होता है, सपोज दैट, इन्होंने कहा है, महोदय ने कहा कि अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विशेष क्षेत्र में जो मतलब कोशिका को उत्तेजित की प्रक्रिया से होता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तब, यानी मानते हैं कि चलिए बताते हैं सिंपल लैंग्वेज में, समझ लीजिए कि आपने क्या किया, मतलब आपने देखा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विशेष क्षेत्र की जो कोशिका होती है अगर उत्तेजित नहीं हुआ तब, तो प्रतिक्षण होगा कि नहीं होगा? नहीं, प्रतिक्षण नहीं होगा, प्रतिक्षण नहीं होगा। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विशेष क्षेत्र जो होता है, अगर उस कोशिका को उत्तेजित अगर नहीं कर पाता है तो प्रतिक्षण निर्भर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये जो प्रतिक्षण का जो विचार था, जो हैव के द्वारा दिया गया था, अगर हम देखते हैं आगे, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विशेष क्षेत्र की जो कोशिका होती है उत्तेजित होने की प्रक्रिया पर जो निर्भर करती है, ये हैव ने बताया था, अब ये तो हमने बता दिया ये वाला, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है, जो भी हम बता रहे थे कि एक क्षेत्र के कई विशेष कोशिका नहीं बल्कि सभी कोशिकाएं एक साथ उत्तेजित हो जाती है, ठीक है। यह बात किसने कहा था? लेस्ले ने। यानी लेस्ले और ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। काहे कि हेम महोदय कह रहे थे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विशेष क्षेत्र की कोशिका जो होती है, उस कोशिका के उत्तेजित होने के कारण प्रतिक्षण हो जाता है हम लोग को, उसी पर निर्भर करता है। पर यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर एक क्षेत्र की कई विशेष कोशिका नहीं, मतलब कोई एक क्षेत्र है, उसका कोई विशेष क्षेत्र का नहीं बल्कि सभी कोशिकाएं एक साथ उत्तेजित होती है, एक साथ, क्योंकि उनमें अनुक्रिया उत्पन्न करने की अंतःशक्ति लगभग समान होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अंतःशक्ति में आप लोग, किस पे? अंतःशक्ति पे। इनमें जो अंतःशक्ति होती है वो लगभग एक समान होती है, इसीलिए सभी कोशिकाएं उत्तेजित होती है। जबकि है बोल रहे थे नहीं, एक ही कोशिकाएं उत्तेजित होती है, वो भी उसके कुछ भाग। क्लियर? और नीचे वाला के बारे में किसने बताया था? तो लेस्ले ने बताया था। ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम अंतःशक्ति नियम क्या होता है। अभी देखिए हम यहाँ बताए थे अंतःशक्ति लगभग एक समान होती है, लेकिन यह सम अंतःशक्ति होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सम अंतःशक्ति नियम दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी, ठीक है, ये क्या होता है? सम अंतःशक्ति नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
तो एक क्षेत्र के किसका, एक क्षेत्र के कोई विशेष कोशिका नहीं बल्कि सभी कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं। यह बात लेस्ले द्वारा बताया गया था। क्लियर? क्योंकि उनमें अनुक्रिया उत्पन्न करने की अंतः शक्ति लगभग एक समान होती है। क्लियर? तो जब एक समान जब उत्तेजित होगा, क्या होगा, उत्तेजित होता है तो उसी को कहा जाता है सम अंतः शक्ति नियम। यानी एक क्षेत्र के कोई विशेष कोशिका नहीं बल्कि सभी कोशिकाएं अगर एक साथ अगर उत्तेजित होती है, एक साथ, ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है सम अंतः शक्ति नियम। अब क्यों ऐसा होता है, साथ उत्तेजित होता है? क्योंकि उनमें अनुक्रिया उत्पन्न करने की जो अंतः शक्ति होती है, क्या होती है, अंतः शक्ति जो होती है लगभग एक समान होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है सम अंतः शक्ति नियम। अब देखिए गेस्टाल्टवादी क्या कर रहे हैं। कौन? गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी ने इसको हाथों हाथ लिया, ठीक है। व्यक्ति जो जन्म से, गेस्टाल्टवादी जो थे, इन्होंने भी क्या चर्चा किया था, तो उसमें भान सेंडन का रोल थोड़ा आता है, ठीक है, ये दैहिक उपागम में यानी फिजियोलॉजिकल अप्रोच में। तो भान सेंडन क्या कह रहे थे, किसके बारे में? भान सेंडन कह रहे थे कि व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है। देखिए भान सेंडन क्या कह रहे थे, व्यक्ति जो जन्म से मोतियाबिंद के कारण नहीं देख पाए थे, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो मोतियाबिंद के कारण देख नहीं पाए थे, ऑपरेशन के जब बाद में प्रथम बार देखना चाहा यानी प्रारंभ किया, तो लोग क्या किए, आकृति के बीच में उन्होंने एक साथ देने पर भी, विशेष प्रयास करने पर भी विभेद नहीं कर पाए। यानी अगर कोई अंधा व्यक्ति है, अगर उसका आँख बचपन से ही नहीं है और आँख अगर ठीक कर देंगे और बोलेंगे इससे आप विभेद कीजिए दो चीज़ों के बीच में, तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन छू के वो मतलब विभेद जो है, डिफरेंस जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। अल्टरनेट है कि नहीं है वो भी बता देंगे। कब? जब सिंपल रहेंगे तब। लेकिन मोतियाबिंद अगर किसी को है तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। जिसका मोतियाबिंद रहे या न रहे, शुरू से है, अगर मोतियाबिंद दिखाई नहीं दे रहा है और अगर हम उसका उपचार कर देते हैं तो फिर भी वो विभेद नहीं कर पाता है, देख के, छू के कर लेगा। तो ये बात किसने कहा था? तो यह बात भान सेंडन द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? भान सेंडन द्वारा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं भान सेंडन ने इसके बारे में कब बताया था? तो भान सेंडन ने इसके बारे में 1932 में बताया था। क्लियर? आगे एक गेस्टाल्टवादी, दूसरा गेस्टाल्टवादी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक और गेस्टाल्टवादी थे, उनका नाम था रीसेन। क्या नाम था? रीसेन। ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि वनमानुष को अंधेरे में रखकर, अगर वनमानुष को हम अंधेरे में अगर रखकर पालते पोसते हैं, क्या करते हैं, उसे पालन पोषण उसका करते हैं, इसके बावजूद भी आकृतियों का प्रतिच्छन लगभग में कर लेता है, पूरा तरह से नहीं, लगभग में कर लेता है। वो क्या कर लेता है? लगभग में। वनमानुष को अगर अंधेरे में रख के हम पालन पोषण कर लेते हैं तो आकृति का प्रतिच्छन वो कर लेता है, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब बात हो रहा है यहाँ पे कि जो गेस्टाल्टवादी थे, एक तो गेस्टाल्टवादी सेंडन थे, भान सेंडन, और दूसरा इसमें रोल निभाया रीसेन ने। तो इन दोनों के बारे में जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने कहा, ठीक है, तो है महोदय क्या करेंगे, कुछ न कुछ तो विचार करेंगे, कुछ न कुछ विश्लेषण करेंगे, जांचेंगे परखेंगे उसको कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसके बारे में हेम महोदय ने क्या किया, इसको जांचा, परखा और अपना दृष्टिकोण बदला। क्या बदला?
दृष्टिकोण बदला और उन्होंने बताया कि ऐसे मनुष्य या पशु को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मानते हैं कि आप अंधेरे में रख लिए हैं और कुछ कुछ देख रहा है, तो उसको सामान्य मनुष्य के मुकाबले इनको प्रशिक्षण देना होगा। क्या देना होगा? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देना होगा। अगर इसको हम ट्रेनिंग देते हैं तो यह सामान्य पशु या व्यक्ति के तरह विभेदन कर पाएगा। यह बात कौन? हैब ने कहा। तो हैब मेन बात है क्या, ये दोनों जब ना रिसेन और भॉन्स जो थे, मतलब भान सेंडन ने जो थे, इन दोनों के बारे में पढ़ा इन्होंने, और इसके बारे में अध्ययन करके और तब फिर से इन्होंने कहा कि ठीक है, सीख जाता है तो इसको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो सामान्य पशु या व्यक्ति की तरह ये नहीं कर पाते, लेकिन अगर इसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाए तो ये कर सकते हैं विभेदन। और इसके लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए? क्या चीज़? सबसे पहला उनको जो सिखाया जाना चाहिए वो क्या है, यानी लर्निंग क्या है। ठीक है, तो ऐसे प्राणियों को सही दिशा में आंख गति करने का प्रशिक्षण देना चाहिए। ये तो हुई, ये तो पूरी तरह से नहीं देख पा रहे थे क्या? ये अंधेरे में रख के लगभग में देख रहा था, पूरा तरह से देख नहीं रहा था। तो आंख गति करने का इसको प्रशिक्षण अगर हम देते हैं तो यह स्पष्ट रूप से देख सकता है, समझ सकता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, जो हमने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि व्यक्ति जो जन्म से मोतियाबिंद के कारण नहीं देख पाते थे, ऑपरेशन के बाद जब वे प्रथम बार देखना प्रारंभ किए तो दो आकृतियों के बीच विभेदन नहीं कर पाए, लेकिन आकृतियों को स्पर्श करके विभेदित कर लिया। वनमानुष के बारे में बताएं। वनमानुष को अंधेरे में रखकर पालने पोसने के बावजूद भी आकृतियों का प्रशिक्षण लगभग कर ही लेता था, वो लगभग में, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो हैब के उपागम में प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रक्रिया में, देखिए यहाँ प्रक्रिया अजीब लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो हैब के उपागम में प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रक्रिया, ये वाला तो होगा नहीं, प्रक्रिया ये कैसे लिख दिया यहाँ पे? प्रक्रिया में गत अनुभूति या सीखना का प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। ये बात हैब बता रहे थे। क्लियर? और जब अनिवार्य है तो इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया द्वैध चिन्ह प्रक्रम, यानी डुअल ट्रेस मैकेनिज्म। ठीक है, यानी हैब ने क्या किया, जब प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रक्रिया में गत अनुभूति का सीखना अनिवार्य है, जब ये क्या दिया, सिद्धांत दिया इन्होंने, तब उस समय द्वैध चिन्ह प्रक्रम उसे कहा जाता है। कौन चिन्ह? द्वैध चिन्ह प्रक्रम, दैट मीन्स डुअल ट्रेस मैकेनिज्म। ठीक है, किसने कहा था? हैब ने। हैब ने ही इसके बारे में दिया था, प्रतिपादन किया था। क्लियर? अब द्वैध चिन्ह प्रक्रम क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोग को जानना अति आवश्यक है। तो द्वैध चिन्ह प्रक्रम क्या होता है? ठीक है, द्वैध चिन्ह प्रक्रम क्या होता है? तो एक ऐसा प्रक्रम से होता है जिसके प्रभाव से मस्तिष्क में, जिसके प्रभाव से मस्तिष्क में लघु अवधि के लिए, यानी कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए जो उत्पन्न कंपन होती है, क्या होती है? कंपन या दौरा जो उत्पन्न होती है, वह तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में उतने समय तक आपस में संबंध बनाए रखते हैं। तंत्रिका जो कोशिका होती है, ठीक है ना, जब द्वैध चिन्ह का जो प्रक्रम होता है उसके प्रभाव से मस्तिष्क में कम समय के लिए ही, ठीक है, कंपन या दौरा जो होता है वह कोशिकाओं के बीच उतने समय तक आपस में संबंध बना के रखता है जितने समय तक उनमें एक साथी सहचार, मतलब एक अस्थायी सहचार क्या हो सके, स्थापित हो सके, उतना समय तक। ठीक है, तंत्रिका जो कोशिका होती है, जो नर्व सेल होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनको आपस में संबंध बनाए रखने का ये क्या करता है? द्वैध चिन्ह प्रक्रम ये प्रभाव देता है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं आप लोग के लिए।
द्वैध एक ऐसा प्रक्रम है, ये चिन्ह, जिसके प्रभाव से मस्तिष्क में लघु अवधि के लिए कंपन या दौरा जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच, जो तंत्रिका कोशिका जो रिलेशन है, ठीक है, उनके बीच क्या करता है, संबंध को बनाए रखता है। और जितने समय तक उनमें एक अस्थायी सहचार स्थापित हो सके उतना समय तक वो बनाए रखता है, जितना समय तक वो सहचार स्थापित कर सके। दैट मीन्स जब तक आप खा रहे हैं तब तक होटल के हम बाहर खड़ा है, आप खा लिए तो मिलकर दोनों निकलेंगे घर से बाहर, यानी होटल से बाहर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो देख ले सकते हैं, दोबारा तिबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं। एक और मैं बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर साइकोलॉजी है, क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, लिखते हैं बढ़िया से, अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। अब अस्थाई सहचार क्या होता है, इसके तुरंत बताए थे हम यहाँ पे कि अस्थाई सहचार जो है स्थापित करता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए अस्थाई सहचार होता क्या है। जब कोशिका ए का एक्सॉन कोशिका बी को बार बार उत्तेजित कर देता है या कर पाता है, तो किसी एक कोशिका या दोनों कोशिका में, जैसे कोशिका नंबर ए कोशिका नंबर बी को क्या करता है, उत्तेजित, क्या करता है, इसको उत्तेजित तो करता है, लेकिन इसमें या इसमें या तो दोनों में इसमें परिवर्तन होता है, चयापचयी परिवर्तन, दैट मीन्स मेटाबॉलिक चेंजेस होता है, इस तरह का ये चेंजेस होता है कि कोशिका ए में जो है बी को उत्तेजित करने की क्षमता में वृद्धि हो जाता है मेटाबॉलिक चेंजेस के कारण। जब ए बी को उत्तेजित करता है, ठीक है ना, तो दोनों कोशिकाओं में चयापचयी परिवर्तन होता है, इसमें भी, बी में भी और ए में भी। ये परिवर्तन के कारण किसी एक में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, इसको ना योग्य हो जाता है कि इसको उत्तेजित कर पाए, ठीक है। अब देखिए, कहता प्रतिक्षण को एक सहचारवादी तंत्रिकीय प्रक्रिया उत्तेजित माना गया है, जिनमें डैश भी सम्मिलित होता है, प्रशिक्षण और सीखना यहाँ पे भराएगा, क्लियर। यानी प्रतिक्षण को एक सहचारवादी तंत्रिकीय प्रक्रिया उत्तेजित, दैट मीन्स एसोसिएटिव न्यूरल प्रोसेस माना गया है, और इसमें प्रशिक्षण या सीखना क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। यहाँ पर दिया है कॉर्टिकल संगठन या कोश संग्रहण सिर्फ दृष्टि क्षेत्र अर्थात ब्रोका यानी बोका क्षेत्र जो होता है, ठीक है, में ही नहीं होता है। यानी जो बोका क्षेत्र जो होता है, ब्रोका क्षेत्र, और उस क्षेत्र संख्या 17 है, ये भी बता देते हैं आपको, 17, यानी ब्रोका क्षेत्र का जो संख्या कभी आपसे पूछ दे तो आप कह सकते हैं कि 17 होता है, ठीक है। तो उसको मेरे ख्याल से 38 या 39 इसी तरह के आसपास जो है रखा था, उसको पूरा मस्तिष्क को बांट दिया था, तो ब्रोका क्षेत्र जो आता है वो 17 में आता है, ठीक है। दृष्टि क्षेत्र एरिया है ब्रोका क्षेत्र। और जो ये ब्रोका क्षेत्र 17 में जो उत्पन्न उत्तेजना होती है, अगल बगल में तंत्रिकीय संबंधों के साथ भी संयोजित हो जाती है, यानी अगल बगल को भी क्या कर देता है, कनेक्शन हो जाता है उससे, उसको कहा जाता है न्यूरल कनेक्शन, उसके साथ भी वो कहा हो जाती है, संयोजित हो जाती है,
क्या हो जाती है, संयोजित। तो कौन कौन संख्या है, 18, 19, 20, इन तीनों में भी ब्रोका क्षेत्र में अगर कोई उत्तेजना उत्पन्न होता है तो 17, 18, 19, 20 ये सब में भी उत्तेजना उत्तेजित हो जाता है। कोशिका संग्रहण किसे कहा जाता है, कौन संग्रहण, कोशिका संग्रहण किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। कोशिका संग्रहण को यहाँ पे सेल असेंबली कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है, सेल असेंबली, क्लियर। कहता है यहाँ पे ब्रोका क्षेत्र संख्या 17 में उत्पन्न उत्तेजना, उत्पन्न उत्तेजना अगल बगल के क्षेत्रों में तंत्रिके संबंधों के साथ संयोजित हो जाते हैं, ये अभी आपने पढ़ लिया था। तो इस तरह से न्यूरॉन या जो तंत्रिका जो कोष होती है उसका समूह आपस में कार्यात्मक रूप में, दैट मीन्स फंक्शनली रूप से क्या हो जाता है, संगठित हो जाता है। कार्यात्मक रूप से न्यूरॉन या तंत्रिका कोष जो होती है एक समूह आपस में कार्यात्मक रूप से संगठित हो जाता है, और इस तरह के संगठन को कोशिका संग्रहण कहा जाता है। इसी तरह को संग्रहण को कोशिका संग्रहण कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं आप लोग के लिए। ब्रोका क्षेत्र संख्या 17 में जो उत्तेजना उत्पन्न होती है उसी के अगल बगल के क्षेत्र में तंत्रिके संबंधों के साथ संयोजित हो जाते हैं। 18, 19, 20 में संयोजित हो जाते हैं न्यूरल कनेक्शन के साथ, क्लियर। इस तरह का जो न्यूरॉन होता है, जो तंत्रिका जो कोष होता है, ठीक है, इसका समूह जो होता है आपस में कार्य किस रूप में करता है, तो संगठित होकर कार्यात्मक रूप से संगठित हो जाता है। इसी को कहा जाता है, इस तरह का जो संगठन होती है इसी को कहा जाता है कोशिका संग्रहण। अब कहता है कोशिका संग्रहण किसे कहा जाता है। आपने जो अभी देखा तो उसको दूसरे शब्दों में हम लोग लेते हैं। दूसरे शब्दों में कोशिका संग्रहण एक ऐसा अंतर संबंध तंत्रिकीय पैकेज है जो बाहरी उद्दीपक, आंतरिक उद्दीपक इन दोनों के संयोग से जो उत्तेजित होता है, क्लियर। कोशिका संग्रहण क्या है, एक ऐसा अंतर संबंध है जिसमें तंत्रिकीय पैकेज, दैट मीन्स न्यूरोलॉजिकल पैकेज, जो बाहरी उद्दीपक और आंतरिक उद्दीपक दोनों के संयोग से यानी मिलकर उत्तेजित होता है, उसी को कहा जाता है कोशिका संग्रहण। हेब के अनुसार कोशिका संग्रहण के अभाव में किसी प्रकार का प्रतिक्षण संभव नहीं है। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। हेब क्या कह रहे हैं, कौन हेब, कि कोशिका संग्रहण के अभाव में अगर कोशिका नहीं होता है तो प्रतिक्षण भी नहीं होगा, क्लियर। इस तरह से कोशिका संग्रहण प्रतिक्षण का एक मौलिक इकाई है। इसका हम मतलब कह सकते हैं कि कोशिका संग्रहण जो है वो प्रतिक्षण का मौलिक इकाई है, बेसिक यूनिट है। तो कोशिका संग्रहण नहीं होगा तो प्रतिक्षण नहीं होगा, इसीलिए। इसके बाद कहता है तथा साधारण प्रतिक्षण का एक दैहिक आधार भी है। और जो साधारण प्रतिक्षण होता है, कौन प्रतिक्षण, साधारण जो प्रतिक्षण होता है उसका दैहिक आधार भी होता है, फिजियोलॉजिकल बेसिस होता है, ठीक है। कोशिका संग्रहण का बड़ा या छोटा होना संभव है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा एग्जाम में, क्या कोशिका संग्रहण बड़ा या छोटा होता है क्या, बड़ा या छोटा होता है क्या। तो उद्दीपक के प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है ऐसा। पर्यावरण का जो उद्दीपक होता है यानी जो कोई वस्तु होती है उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर ऐसा होता है, छोटा और बड़ा होता है। हाँ होता है, यस होता है। जैसे एक दरवाजा है, कोशिका संग्रहण के बारे में बोल रहे हैं, छोटा या बड़ा। हाँ, जैसे एक दरवाजा के प्रतिक्षण से संबंधित
कोशिका संग्रहण छोटा होगा। क्या होगा? दरवाजा को अगर देखेंगे तो कोशिका का जो संग्रहण होगा वो छोटा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु मकान का प्रतिक्षण अगर करते हैं तब तो इसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। कोशिका संग्रहण का आकार क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि दरवाजा के प्रतिक्षण से बनने वाले कोशिका संग्रहण में उत्तेजन न्यूरॉन की संख्या कम होगी। दरवाजा से जो बनेगा ना कोशिका संग्रहण, ठीक है, उसमें उत्तेजित जो न्यूरॉन होगा उसकी संख्या होगी कम, होगी। परंतु पूरे मकान के प्रतिक्षण में बनने वाले कोशिका संग्रह, अगर पूरा मकान का कोशिका संग्रह बन रहा है तो उत्तेजित न्यूरॉन की संख्या क्या होगी? अधिक। जो उत्तेजित न्यूरॉन होगा उसका संख्या अधिक होगा। ठीक है। अब पता है हेब के उपागम में प्रतिक्षण की जो व्याख्या की गई, किसका उपागम? हेब का। ठीक है। उसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो उसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अवस्था, दैट मीन्स फेज सीक्वेंस। हेब के उपागम में प्रतिक्षण की जो व्याख्या की गई है, उसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है? अवस्था क्रम। क्लियर? अब देखिए अवस्था क्रम क्या होता है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है। जिस तरह से एक ही वस्तु के विभिन्न पहलू आपस में तंत्रिकीय रूप से संबंधित होकर कोशिका संग्रहण का निर्माण करते हैं। यहाँ पे समझिएगा, पहला लाइन पढ़ रहा है। जिस तरह से एक ही वस्तु के विभिन्न पहलू, कोई एक वस्तु है उसके अलग अलग पहलू आपस में जो है किस रूप से? तंत्रिकीय रूप से, दैट मीन्स न्यूरोलॉजिकली संबंधित होकर कोशिका संग्रहण का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर से समझिएगा बात को। जिस तरह से एक ही वस्तु के विभिन्न पहलू आपस में तंत्रिकीय रूप से संबंधित होकर कोशिका संग्रहण का निर्माण करते हैं, उसी तरह कई कोशिका संग्रहण, यहाँ कोशिका संग्रहण का निर्माण हुआ, यहाँ इसी तरह कई कोशिका संग्रहण मिलकर तंत्रिकीय रूप से, यहाँ भी तंत्रिकीय रूप से हुआ था, वस्तु का विभिन्न पहलू से जो कोशिका संग्रहण होता है। ठीक है। वस्तु का जो विभिन्न पहलू होता है उसे कोशिका संग्रहण होता है, और जब कोशिका संग्रहण होता है तो कई कोशिका संग्रहण आपस में मिल जाते हैं और उसी से अवस्था क्रम का निर्माण होता है, दैट मीन्स फेज सीक्वेंस का निर्माण होता है। और यह किसकी सहायता से होता है? तो तंत्रिकीय रूप से, यानी तंत्रिकीय रूप से आपस में मिलकर इससे होता है। अब देखिए हेब के अनुसार अवस्था क्रम को, अभी अवस्था पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो हेब के अनुसार अवस्था क्रम को किस प्रकार समझा जा सकता है? तो अवस्था क्रम संग्रहण क्रियाओं का एक अस्थायी रूप से संगठित होता है। अवस्था क्रम संग्रहण क्रियाओं का एक अस्थायी रूप से क्या होता है? संगठित क्रम होता है। इसके बाद यह चिंतन सरिता में प्रवाह का समान होता है। चिंतन सरिता का मतलब भी बता देंगे आप लोग को। जो सोच में जो आदमी घुस जाता है ना, जब पूरा एकदम सोच में घुस गया, एकदम सोच रहा है, एकदम चिंतन में चला गया है, तो उसका जो प्रभाव हो रहा है, शब्द आ रहा है, वाक्य आ रहा है उसका दिमाग में। ठीक है। तो हेब के अनुसार अवस्था क्रम को किस प्रकार समझाया जा सकता है? तो अवस्था क्रम जो होता है वह संग्रहण क्रियाओं का अस्थायी रूप से संगठित क्रम होता है। क्लियर? दूसरा, यह चिंतन सरिता में प्रवाह के समान होता है। क्लियर? इसके बाद एक बार जब अवस्था क्रम का जब निर्माण हो जाता है, एक बार जब डेवलप कर गया, वो बन गया,
तो बाहरी उद्दीपक, आंतरिक उद्दीपक या दोनों तरह के उद्दीपक के संयोग से उत्तेजित होता है। इसको आंतरिक उद्दीपक भी उत्तेजित कर सकते हैं, बाहरी उद्दीपक भी उत्तेजित कर सकते हैं, जब एक बार अवस्था क्रम का निर्माण हो गया तब। क्लियर। इसके बाद जब किसी अवस्था क्रम का एक कोशिका संग्रहण, जब कोई अवस्था क्रम है उसका एक कोशिका संग्रहण या कई कोशिका संग्रहण जब उत्तेजित हो जाता है ना, तो पूरे अवस्था क्रम भी साथ साथ उत्तेजित हो जाता है उसका, क्योंकि कोशिका संग्रहण से ही बना है क्या चीज, कोशिका संग्रहण से क्या बना है, कोशिका संग्रहण से बना है अवस्था क्रम, फेज सीक्वेंस। और अगर कोशिका संग्रहण ही क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, चाहे एक हो चाहे बहुत सारा हो यानी कई, तो पूरे अवस्था क्रम दैट मीन्स फेज सीक्वेंस को क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। इसके बाद देखिए, जब अवस्था क्रम जब उत्तेजित हो जाता है, क्या हो जाता है, अवस्था क्रम उत्तेजित हो गया। क्लियर है। तो इसमें व्यक्ति में चिंतन सरिता का अनुभव होता है। कौन सरिता, चिंतन सरिता, यानी कई कोशिका पहले तो कई वस्तु के उद्दीपक जो होता है आपस में मिल जाते हैं ना संगठित रूप से, तो कोशिका संग्रहण का निर्माण होता है। और जब कई कोशिका संग्रहण जब आपस में मिल जाते हैं तो अवस्था क्रम का निर्माण होता है। वही अवस्था क्रम के बारे में अभी हम पढ़ा रहे हैं। अवस्था क्रम जो होता है क्या होता है, व्यक्ति में चिंतन सरिता का अनुभव होता है अवस्था क्रम के कारण ही। ठीक है। अर्थात मन में कई विचार एक तार्किक क्रम के रूप में प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर चिंतन सरिता क्या समझ गए आप लोग, कि मन में कई तरह के विचार तार्किक क्रम में, दैट मीन्स लॉजिकल ऑर्डर में आना प्रारंभ कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है चिंतन सरिता। इसके बाद आ जाता है अवस्था क्रम। क्या आ जाता है, अवस्था क्रम, यानी फेज सीक्वेंस की भूमिका, उसकी जो भूमिका है उसके बारे में। ठीक है। तो मान लीजिए, क्या कीजिए, मान लीजिए कोई परियोज एक त्रिभुज ए को देखता है, तो आपको बोलेंगे ए को देखने के लिए ना, तो आपका ध्यान बी और सी में भी चला जाएगा। ठीक है। ध्यान केंद्रित ए पे है लेकिन चला गया कहाँ, बी और सी में। इस तरह के केंद्रीकरण में परियोज के कॉर्टेक्स में कोशिका संग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जब ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है तो कोशिका संग्रहण जो होता है, सेल असेंबली जो होता है, क्या हो जाता है, इस तरह के केंद्रीयकरण में परियोज के कॉर्टेक्स में, कहाँ, जो कॉर्टेक्स होता है हम लोग का, कॉर्टेक्स में कोशिका संग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्लियर। वही है। इसमें क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेत्र का जो हमारा गोलक होता है उसमें गति उत्पन्न हो जाता है। अगर गति उत्पन्न नहीं होता तो ए से हम सी के तरफ या बी के तरफ नहीं देखते, तो गति उत्पन्न होने के कारण ध्यान तो ए पे रहता है लेकिन इस पे चला जाता है ध्यान बी और सी के तरफ। ठीक है। इसी को ना अनियमित कहा जाता है। क्या हो जाता है, अनियमित, यानी ए को हम देख रहे हैं ध्यान चला गया बी या सी पे, या सी को देख रहे हैं तो ध्यान चला गया बी और ए पे चला गया, गति उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, गति उत्पन्न हो गया। इसी तरह तीनों कोणों पर बारी बारी देखने पर अनियमित तंत्रिका संग्रह उत्पन्न होगा। कौन, अनियमित, दैट मीन्स रेगुलर नहीं, इरेगुलर न्यूरोनिक असेंबली। ठीक है। यानी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, तीनों कोणों पर बारी बारी से ध्यान केंद्रित करने पर एक अनियमित तंत्रिका संग्रहण उत्पन्न होगा, जिसको कहता है इरेगुलर न्यूरोनिक असेंबली। कोशिकाओं का जो एक संग्रहण होता है जिससे पूरे त्रिभुज का प्रतिच्छन होता है। क्या होता है, पूरे त्रिभुज का प्रतिच्छन होता है। इस पूरे त्रिभुज के
प्रतिक्षण को त्रिभुज के तीनों कोणों के प्रतिक्षण से भिन्न माना जाता है। कोशिकाओं का जो संग्रहण होता है, जो पूरे त्रिभुज का जो प्रतिक्षण होता है, इस पूरे त्रिभुज के प्रतिक्षण को अगर त्रिभुज को अलग अलग भागों में देखें तो दोनों में सिमिलरिटी नहीं मिलता है, गुणों में समानता नहीं होती है, भिन्नता होती है दोनों में। ठीक है। और एक और बात बता दें कि इसी के द्वारा ही जटिल प्रतिक्षण दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स परसेप्शन की भी व्याख्या होती है अवस्था क्रम के द्वारा। अवस्था क्रम के द्वारा ही जटिल परसेप्शन जो होती है, प्रतिक्षण जो होता है, उसकी व्याख्या होती है। अवस्था क्रम जो होता है, व्यक्ति त्रिभुज के जो ट्रायंगल होता है, ए बिंदु पर देखने से व्यक्ति में कोशिका संग्रहण ए उत्पन्न होती है। क्लियर है। अगर ए बिंदु को अगर हम नोटिस करते हैं, ए बिंदु को अगर हम नोटिस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ए बिंदु पर देखने से व्यक्ति में कोशिका संग्रहण ए की उत्पत्ति होती है। इसके साथ ही साथ दो विरोधी या असंगत नेत्र गति की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। इन दो प्रवृत्ति में से एक प्रवृत्ति हमेशा देहली के नीचे होता है तथा प्रवृत्ति देहली से ऊपर होता है। क्लियर। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। त्रिभुज के ए बिंदु पर देखने से, किस बिंदु पर, ए बिंदु पर देखने से व्यक्ति में कोशिका संग्रहण ए की उत्पत्ति होती है। इसके साथ ही साथ दो विरोधी या असंगत नेत्र गति की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ए को देखिएगा तो बी और सी की तरफ चला गया तो वो असंगत नेत्र गति है, संगत नहीं है। इन दो प्रवृत्तियों में से, ये जो दो प्रवृत्ति है उसमें से एक प्रवृत्ति हमेशा देहली के नीचे होता है। देहली के नीचे का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरा मिनिमम कम से कम सुनने का शक्ति 20 है, बात का मतलब 20 हर्ट्ज में हम सुन सकते हैं। पर क्या होगा कि जब हम 18 हर्ट्ज में भी जब सुन सकते हैं तो वो देहली के नीचे हो गया। देहली 20 था और हम नीचे में भी आवाज़ किया तो हम समझ गए, सुन लिए। ठीक है। रामनवमी का समय है, समाप्त तो हो गया है, पर सॉन्ग बज रहा है तो एंजॉय लीजिए, पढ़िए भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये जो दूसरी प्रवृत्ति होती है वो देहली से ऊपर होता है। क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, अवस्था क्रम क्या करता है, व्यक्ति का जो प्रतिक्षण होता है, अवस्था क्रम क्या करता है, व्यक्ति का जो प्रतिक्षण की जो भूमिका होती है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है। उसके बारे में चर्चा कर रहा है कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी प्रवृत्ति जो है आपकी, कौन प्रवृत्ति, दूसरी प्रवृत्ति जो होती है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि अवस्था क्रम व्यक्ति के प्रतिक्षण में दूसरी प्रवृत्ति से आँख के अस्थायीकरण बिंदु दैट मीन्स फिक्सेशन अर्थात ए बिंदु में परिवर्तन होता है। दूसरी परिवर्तन में क्या होता है, प्रवृत्ति में आँख के अस्थायीकरण बिंदु दैट मीन्स फिक्सेशन अर्थात ए बिंदु में परिवर्तन होता है। अर्थात नेत्र गोलक त्रिभुज के कोण बी तथा सी देखने के लिए मुड़ने लगता है, जिससे क्रमशः कोशिका संग्रहण बी की उत्पत्ति होती है, बी और सी की। ठीक है। फिर से समझिएगा। दूसरी प्रवृत्ति से आँख के अस्थायीकरण बिंदु अर्थात ए बिंदु में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात नेत्र गोलक त्रिभुज के कोण
बी तथा सी की ओर देखने के लिए मुड़ने लगता है, जिससे क्रमशः कोशिका संग्रहण बी तथा सी की भी उत्पत्ति होती है। अवस्थाक्रम व्यक्ति के प्रतिक्षण में भूमिका क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो अभी देखे थे। अगर इस तरह से यदि व्यक्ति की आंख सी कोण पर केंद्रित होता है तो उसमें ए और बी की ओर देखने की असंगत प्रवृत्ति होती है। किसी को भी देखेगा और जैसे हमको ए देखना है, बी सी की तरफ चले गए, या बी देखना है, सी ए की तरफ चले गए, या सी देखना है, ए बी की तरफ चले गए। तो इस तरह की असंगत प्रवृत्ति जो होती है देखने की, वह क्या होती है, बी कोण पर केंद्रित होने पर, किस पर, बी कोण पर केंद्रित होने पर ए तथा सी की ओर ये क्या देखने की असंगत प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। हमें लगता है अच्छा तरह से आप समझ गए होंगे 100%। अवस्थाक्रम व्यक्ति के प्रतिक्षण में भूमिका ये भी है। तो यहाँ पे कह रहा है इस प्रक्रिया में कोई नियमितता नहीं है। ऐसे व्यक्ति में अस्थायीकरण इस प्रकार से हो सकता है, ए बी, सी बी सी, ए बी ए। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया। इस प्रक्रिया में ये जो प्रक्रिया होती है अवस्थाक्रम की, इसमें कोई नियमितता नहीं है। ठीक है, अस्थायी नहीं है ये। इसके बाद इस अवस्था क्रम से यह पता चलता है, ये जो अवस्था क्रम है फेज सीक्वेंस, इससे यह पता चलता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिक्षण टी क्षणिक होता है। यानी संपूर्ण प्रतिक्षण को टी सिंबल है, इस स्मॉल लेटर टी जो प्रतिक्षण है, ठीक है, हैव के अनुसार ये संपूर्ण प्रतिक्षण जो होता है इसका टी क्या है, सिंबल है, और यह क्षणिक होता है कुछ पल के लिए, तथा यह वस्तु के अन्य भागों के प्रतिक्षण से एकांतरित होते रहता है, अल्टरनेट, एकांतरित, तथा यह क्या करता है, वस्तु के अन्य भाग के प्रतिक्षण से एकांतरित होते रहता है। हेव उपागम में इस बात पर अधिक बल डाला जाता है। किस उपागम में, हेव उपागम में इस बात पर अधिक बल डाला जाता है कि व्यक्ति क्या प्रतिक्षण कर रहा है। अगर हेव का और गेस्टाल्टवादियों का अगर तुलना करें तो, ठीक है, क्या प्रतिक्षण कर रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि हेव उपागम में प्रतिक्षण में गत अनुभूतियां, दैट मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस, तथा सीखने के महत्व पर पर्याप्त बल दिया गया है। हेव उपागम में प्रतिक्षण में गत अनुभूतियां, दैट मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस, तथा सीखने के महत्व पर बल दिया गया हैव के द्वारा। यह भी याद रखने वाली बात है। और यह तुलना हो रहा है गेस्टाल्ट से। उपागम के कुछ दोष भी हैं। क्या क्या दोष हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो हेव उपागम की मान्यता इतनी अस्पष्ट तथा दैहिक है, यानी फिजियोलॉजिकल है, कि उनके लिए प्रयोगात्मक सबूत इकट्ठा करने की स्थिति में मजबूत करना मनोवैज्ञानिकों के लिए अब तक संभव नहीं हो पाया है। मतलब इसको क्या करें, प्रयोग करके आप प्रूव कर दें, प्रयोगात्मक रूप से सबूत प्राप्त करें, इसमें ऐसा संभव नहीं हो पाया है हेव उपागम में। ठीक है, इसके बाद हेव द्वारा प्रतिपादित उपागम में संपूर्ण अंश संभ्रांति व्याप्त है। मतलब इसमें जो है क्या है, हुड पार्ट कंफ्यूजन है इसमें, हेव द्वारा जो प्रतिपादित किया गया उपागम। ठीक है, इस उपागम का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये दैहिक उपागम है, इसमें संपूर्ण क्या है, संभ्रांति, दैट मीन्स हुड पार्ट कंफ्यूजन है। कहता है हेव ने अपने सिद्धांत में यह कहा कि टी का प्रतिक्षण, दैट मीन्स संपूर्ण प्रतिक्षण, टी दैट मीन्स संपूर्ण, स्मॉल लेटर टी, संपूर्ण प्रतिक्षण एक तरह का न्यायश्रेष्ठ तंत्र, दैट मीन्स सुपरडिनेंट सिस्टम है, न कि वस्तुओं के विभिन्न अंशों, दैट मीन्स पार्ट्स के प्रतिक्षण का योग है। हेव ने अपने सिद्धांत में यह कहा कि टी जो होता है, जो संपूर्ण प्रतिक्षण होता है, एक तरह का श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ तंत्र है। क्या है, श्रेष्ठ तंत्र है, जिसको
न कि वस्तुओं के विभिन्न अंशों का प्रतिच्छन का योग है। क्लियर। उपागम के कुछ दोष ये भी है, परंतु उनकी व्याख्या से पता चलता है, यानी हेब की व्याख्या से पता चलता है कि टी वास्तव में वस्तुओं के अंशों के प्रतिच्छन का योग नहीं है। टी जो है वास्तव में वस्तुओं के अंशों के प्रतिच्छन का योग नहीं है। क्लियर। ये भी इसमें दोष है। हेब के उपागम में कोशिका संग्रहण दैट मीन्स सेल असेंबली तथा अवस्था क्रम दैट मीन्स फेज सीक्वेंस, यानी कोशिका संग्रहण तथा अवस्था क्रम के जो संप्रदाय हैं वे अस्पष्ट हैं। ठीक है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। ठीक है। तथा इनका स्पष्ट दैहिक आधार मानव वल्कल दैट मीन्स ह्यूमन कॉर्टेक्स में नहीं मिलता है। और अगर इस पर दैहिक रूप से अगर देखा जाए प्रयोग करके तो इसका आधार जो है स्पष्ट रूप से पता हमें नहीं चलता है दैहिक रूप से। चलिए, साइकोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।